हेनरी लॉ पे एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हेनरी लॉ। उसमें हमने बोला था मोल फ्रैक्शन का यूज आएगा, इसीलिए हमने न्यूमेरिकल जो है कंसंट्रेशन के बाद करेंगे। तो अब हम लोग हेनरी लॉ पे क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ़ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू H2O, मतलब वाटर में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हो गया, नाइट्रोजन गैस दिया है, H2O लिक्विड होता है, तो गैस इन लिक्विड मतलब हेनरी लॉ लगेगा। टेम्परेचर 293 और आगे जो वैल्यू दिया है 293 भी, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है। हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, मोल नहीं पूछा है, मिली मोल, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। मोल हम लोग निकालते हैं, मोल को अगर मिली मोल में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे लीटर को मिली लीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 का पावर 3 से। उसी तरह मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। would dissolve in 1 liter, वॉल्यूम दिया है 1 liter ऑफ वाटर। एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट्स ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है बार में और KH भी बार में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर आंसर निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिया है हमारे पास 0.987 बार और KH का वैल्यू हेनरी लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन के लिए ही, तो नाइट्रोजन के लिए चाहिए ही हमें क्योंकि गैस हमारा यही है 76.48 और टेम्परेचर सेम है तो कोई समस्या नहीं होगा। ये दिया हुआ है हमारे पास किलो बार में। किलो बार को अगर बार में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये बार में है तो इसे भी बार में लेना पड़ेगा। इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1000 बार आ जाएगा। तो ये आ गया 76480, यहाँ पे डॉट आ गया, डॉट नहीं है, 76480 ये बार में आ जाएगा। तो हमारे पास KH की वैल्यू आ गया। अब हम लोग हेनरी लॉ लगाते हैं। हेनरी लॉ में क्या आया था, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन के लिए है तो नाइट्रोजन के लिए इक्वल्स टू KH नाइट्रोजन का ही लेंगे इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो पार्शियल प्रेशर और KH दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन KH ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.987 और ऊपर लिखा है 0.987, तो 0.987 अपॉन 76480 ये आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.29 इंटू 10 का पावर -5। अब मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का निकल गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 1 लीटर, तो हमें मोल निकालने हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, तो बच्चे वाटर का मोलरिटी हमें पता है, मोलरिटी ऑफ वाटर ये हमने कैलकुलेट किया था 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम में 55.55 मोल पर लीटर होता है। ये कैसे होता है ये हम बोलोगे तो बता ही देता हूँ मैं। ये हम लोग यहाँ से निकालते हैं डेंसिटी, ये आपको याद ही रखना है, निकालने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, मैं निकाल के बता देता हूँ। 1 ग्राम पर ml वाटर की डेंसिटी लेते हैं, मतलब अगर मास ऑफ वाटर 1 ग्राम हो, मास ऑफ वाटर अगर 1 ग्राम हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1 लीटर। अब मास पता है तो मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1/18 मोल। मोल आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो मोलरिटी अब निकाल सकते हैं वाटर का। इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने बता दिया 1/18 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 1 लीटर नहीं 1 ml है, 1 ml को लीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1000 लीटर, तो ये आ जाएगा 1/1000 क्योंकि ये ग्राम पर ml है ना, तो ये अगर 1 ग्राम होगा तो ये 1 ml होगा, तो 1/1000, तो ये हो गया 1/18 इंटू 1000/1, ये मोलर आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो 1000/18 ये आता है 55.55 मोलर। तो वाटर की मोलरिटी हमने निकाल के बता दिया, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। वाटर की मोलरिटी हमें गिवन है और मोल फ्रैक्शन आ गया, तो यहाँ से हमारे पास मोलरिटी का मतलब है अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लेते हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आता है, जितना मोलरिटी है 55.55 मोल। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो 1 ही लीटर था, मतलब मोल ऑफ वाटर हमारे पास निकल गया 55.55। ठीक है, तो मोल आ गया। अब जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है ये क्या होगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ नाइट्रोजन किस में डिजॉल्व किए हैं, वाटर में, तो प्लस मोल ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हमें कैलकुलेट किया है अभी, ये आया 1.29 इंटू 10 का पावर -5,
तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग x मोल ऑफ नाइट्रोजन को डिवाइडेड बाय x प्लस 55.55। अब देखो ये वैल्यू बहुत कम है, मतलब ये वैल्यू बहुत कम है, ये भी बहुत कम है, ये इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, तो हम लोग इस x को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू x अपॉन 55.55। तो ये सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.55 मोल। और इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻4, 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। अब हमें मिली मोल निकालना था, तो इसे 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास मिली मोल्स। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 मतलब 0.716 मिली मोल्स। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। तो आपको देखना है इसमें जो क्वेश्चन था हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है और हमारे पास वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम इसलिए वाटर की मोल निकालने के लिए, प्रेशर दे दिया है, KH दे दिया है, तो मोल फ्रैक्शन। तो वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर दिया है, आपको इसमें डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन पूछ लेता तो यहीं से कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हेनरी लॉ पे क्वेश्चन आते हैं। अब एक हम लोग जो अल्फ़ा की वैल्यू हमने बताया था उस पर क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अल्फ़ा होता था, अल्फ़ा निकालना है और हाइड्रोजन गैस के लिए दिया है हमें 10 ml हाइड्रोजन गैस इज डिजॉल्व इन 200 ml वाटर एट 5 atm प्रेशर, टेम्परेचर 293 केल्विन है। तो जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं। वैसे अल्फ़ा निकालना है, हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। अल्फ़ा का फॉर्मूला निकाला था स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू पी। स्मॉल v था वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि दिया हुआ है 10 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 200 ml, दोनों का यूनिट सेम लेना है, ये भी ml है ये भी ml है, चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपॉन प्रेशर 5 atm, प्रेशर 5 atm। तो इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1/20 इंटू 500। तो और इसका जो यूनिट आएगा atm इन्वर्स। क्यों? क्योंकि ये मिलीलीटर कैंसिल, इसका atm बचेगा, तो 1/100 atm इन्वर्स। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 atm इन्वर्स। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी जो हमने देखा हेनरीज लॉ के क्वेश्चंस देखा, और हेनरी लॉ हमने किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हो तो वो हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। ये आपके सिलेबस में भी मिलेगा। सॉलिड अभी हमने देखा था गैस का लिक्विड में, अब हम लोग देखेंगे सॉलिड का लिक्विड में, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सारे सॉलिड जो है लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग NaCl लें या शुगर लें, ये सॉलिड है, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग नेफ्थलीन लें, एंथ्रासीन लें, मीथेन लें, मीथेन तो गैस है, नेफ्थलीन बॉल जो है ये सॉलिड होता है, एंथ्रासीन सॉलिड होता है, ये हमारे वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ये सब्सटेंस जो है बेंजीन में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, शुगर है, ये बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होता। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के लिए जो हम लोग फार्मूला देखते हैं वो देखते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जो पोलर सब्सटेंस है वो पोलर सब्सटेंस जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो ये मैं लिख देता हूँ एक बार। तो हमने लिख दिया लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, मतलब अगर पोलर है तो पोलर में सॉल्युबल होगा, पोलर सॉलिड डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉलिड डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि हमने शुगर लिया, NaCl लिया, ये डिजॉल्व्स होगा किसमें? डिजॉल्व्स इन वाटर। लेकिन अगर हम लोग नेफ्थलीन लिए, नेफ्थलीन NaPHTHALE, नेफ्थलीन ये डिजॉल्व्स इन बेंजीन, नॉट इन वाटर, वाटर में नहीं होगा, ये वाटर में होगा, नॉट इन बेंजीन। ठीक है,
क्योंकि जो शुगर NaCl है ये पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिजॉल्व होगा। नेफ्थलीन नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा। अब जो हम लोग देख रहे हैं, जो सॉल्यूट है, इसे अगर हम लोग लिक्विड में डिजॉल्व करें तो ये डिजॉल्व होते जाता है, जैसे कि वाटर में NaCl दिए, डिजॉल्व होते गया, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते गया। इसी के साथ साथ एक प्रोसेस होता है, जो सॉलिड पार्टिकल इसमें डिजॉल्व हो गया है वो दूसरे सॉलिड पार्टिकल से कोलाइड करके प्रेसिपिटेट भी होते रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मतलब डिजोल्यूशन भी होता है, क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। तो मतलब क्रिस्टलाइजेशन हमें दिखता नहीं है स्टार्टिंग में, जब हम लोग बहुत कम डालते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो एक ऐसा प्रोसेस आता है जहाँ पे डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, दोनों का रेट इक्वल हो जाता है। मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। उसी टाइम हम बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट आ गया और हमारा सॉल्यूशन जो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, इसे भी हम लिख के बताते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया है व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट, क्योंकि हमने सॉलिड का लिक्विड में डिसोल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन देखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिजॉल्व्स एंड इट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजोल्यूशन। मतलब डिजॉल्व होगा जिससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसे डिजोल्यूशन बोलेंगे। और क्रिस्टलाइजेशन होता है, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ डिजोल्यूशन इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्रिस्टलाइजेशन मतलब दोनों का रेट इक्वल हो गया, तो हम लोग बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम, क्योंकि रेट जब इक्विलिब्रियम में आता है तो रेट इक्वल हो जाएगा। और जो इक्विलिब्रियम होगा वो डायनामिक होगा, क्योंकि कंडीशन अगर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट या राइट शिफ्ट करेगा। ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, डायनामिक। और जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इस टाइम पे जो सॉल्यूशन होगा, एट दिस स्टेज जो सॉल्यूशन होगा उसे हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इससे ज़्यादा वो डिजॉल्व नहीं करेगा, मतलब अब डालेंगे तो डिजोल्यूशन और मतलब दोनों प्रेसिपिटेशन दोनों होगा, और जितना डालेंगे उतना प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और इसमें एक कंडीशन लेंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर वगैरह चेंज कर देंगे तो डिजोल्यूशन वगैरह बढ़ सकता है। तो ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वैसे प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सॉलिड के डिजोल्यूशन पे, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी पे। और इस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होता है उसे ही हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो इस टाइम पे जो सॉल्यूशन होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो उसे सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है डिजॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसीलिए हम लोग इसे बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, इसी कंसंट्रेशन को बोलेंगे। मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। से ही हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी किसकी, ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। गैस के लिए डिफरेंट चीज़ था, सॉलिड इन लिक्विड। गैस के लिए हम लोग अल्फ़ा के टर्म में एक्सप्लेन किया था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहला टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर का तो इफेक्ट होगा नहीं, तो फैक्टर्स देखते हैं हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ये इसमें हम लोग लगाएंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जो हमने 11th में पढ़ा था। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा ये सॉल्युबिलिटी है, ये दोनों हो सकता है। अगर एंडोथर्मिक हो सकता है और एक्जोथर्मिक हो सकता है। तो एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है, और एक्जोथर्मिक के लिए डेल्टा एच लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक के लिए अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और वाइस वर्सा भी इसका करेक्ट होगा।
सिमिलरली अगर डेल्टा एच लेस देन 0 है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा और इसका भी वाइस वर्सा करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में भी एक्सप्लेन किया। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो प्रेशर। प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा सॉलिड और लिक्विड दोनों जो है हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, तो इसीलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो लिख देता हूँ मैं, तो हमने लिख दिया है सॉलिड एंड लिक्विड्स बोथ आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, दस प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से वेपर प्रेशर और रोल्स लॉ देखेंगे।